हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जीएमई। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। इस वाले चैप्टर में हम जानेंगे कि फॉरेस्ट का और वाइल्ड लाइफ का हमारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, प्लस अर्थ का जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो बनाने के लिए फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ क्या रोल प्ले करते हैं। ओके, सो लेट्स डाइव इनटू द चैप्टर। इस वाले चैप्टर में फर्स्टली वी ऑल नो कि हमारा अर्थ में, हमारे जो अर्थ है उस पर कई तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। ठीक है, द प्लैनेट अर्थ इज फिल्ड विद ऑल काइंड्स ऑफ लिविंग बींग्स। ठीक है, चाहे वो एलिफेंट्स हो, या फिर बैनियन ट्रीज हो, ब्लू वेल्स हो, या और भी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उन सबको, ठीक है, उन सबको मिलाकर हमारी अर्थ फॉर्म हुई है। प्लस वी ह्यूमन अलोंग विद ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम। हम लोग जो इंसान है, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, वो सब एक साथ जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके साथ मिलकर एक इकोलॉजिकल बैलेंस बनाते हैं, या फिर एक कॉम्प्लेक्स वेब क्रिएट करते हैं इकोलॉजिकल लाइफ्स का। ठीक है, forests play a key role in the ecological system, as these are also the primary producers on which all the other living beings are डिपेंड ऑन। फॉरेस्ट जो है उन्हें हम प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कह सकते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट पर सभी तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है या फिर डिपेंडेंट है। दैट्स वाई हम फॉरेस्ट को बहुत ज़्यादा, फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब हम पढ़ेंगे फ्लोरा और फोना के बारे में। इंडिया में दो तरह की वेराइटीज हमें देखने को मिलती है एनिमल्स में एंड प्लांट्स में, दैट इज टर्म्ड एज floras and faunas. इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्री इन द टर्म्स ऑफ इट्स वास्ट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इंडिया जो है नंबर 1 पे आती है अगर हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज की बात करें तो। बट एटलीस्ट 10% ऑफ इंडिया रिकॉर्डेड वाइल्ड फ्लोरा एंड 20% ऑफ इट्स मैमल्स आर ऑन द थ्रेटेंड लिस्ट। लेकिन इंडिया जो है उसका 10% जो है वाइल्ड फ्लोरा है। इंडिया के पास वर्ल्ड का 10% वाइल्ड फ्लोरा है और 20% मैमल्स है, अगर हम बात करें अर्थ, पूरे अर्थ की। ठीक है, many of these would now be categorized as critical, that is one of the verge of the extinctions, like the cheetah, pink-headed duck, mountain quail, plants like मेड्यूका इंसिग्निस एंड अदर एंड मेनी अदर्स। कई सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिन्हें हम क्रिटिकल की क्राइटेरिया में रखते हैं। मतलब बेसिकली वो प्लांट्स या वो एनिमल्स जो कि अभी एक्सटिंक्ट नहीं हुए, लेकिन उसी तगार पर है कि हाँ ये कुछ साल बाद या फिर कुछ सालों में एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं स्पीसीज के बारे में। The different categories of existing plants and animals is termed as species. ठीक है, species based on the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. We can classify them as follows. Species यानी कि बेसिकली जो भी कई तरह की एनिमल्स लाइक प्रजातियां हमारी सोसाइटी में या फिर हमारे अर्थ पर अवेलेबल है, उन्हें हम कहते हैं स्पीसीज। ठीक है, कितनी तरह की स्पीसीज होती है? सबसे पहले नॉर्मल, फिर एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, रेयर, एंडेमिक एंड एक्सटिंक्ट। अब हम एक एक करके समझते हैं कि ये स्पीसीज कौन कौन सी होती है। सबसे पहले नॉर्मल स्पीसीज, स्पीसीज whose population level are considered to be normal for their survival, such as cattle, seal, pine, rodents and many more. वो स्पीसीज या फिर वो प्रजातियां जिनका जो पॉपुलेशन लेवल है ना वो नॉर्मल है अर्थ पर। ठीक है, इनके एग्जांपल्स है जैसे कैटल हो गई, सेल हो गए, पाइन ट्रीज हो गए, रोडेंट्स हो गए। ठीक है, ये जो एनिमल्स होते हैं, और भी कई तरह की स्पीसीज ऐसी है जो कि जिनकी पॉपुलेशन लाइक इनफ है अर्थ पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं एंडेंजर्ड की। Endangered, these are the species which are in danger of extinction and their survival is difficult if the negative factors that have led to a decline in their population continue to happen. ये basically वो species होती है जो कि अभी extinct नहीं हुई, लेकिन इनका जो population level है वो भी बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, और अगर कुछ साल तक हमने इनकी देखभाल नहीं करी तो there are high chances कि ये species भी extinct हो जाएंगी। ओके, इनके एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो, ब्लैक बग, क्रोकोडाइल, इंडियन वाइलेस, इंडियन राइनो, लायन टेल्ड मैकेको, या फिर मेनी मोर। और भी कई तरह के एग्जांपल्स है। बेसिक एग्जांपल्स 3-4 आप याद रखना एंडेंजर्ड स्पीसीज के। अब हम पढ़ते हैं वल्नरेबल स्पीसीज के। These are species whose population has declined to levels from where it is likely move into the endangered category if the negative factors continues. ये वाले वो एनिमल्स होते हैं जिनका पॉपुलेशन लेवल आए दिन कम होता जा रहा है। ठीक है, और अगर ये कंटिन्यू होता रहा ऐसे ही तो ये वाली स्पीसीज भी एंडेंजर्ड स्पीसीज की क्राइटेरिया में आ जाएंगी और धीरे धीरे ये भी एक्सटिंक्ट हो सकती है। ठीक है, एग्जांपल्स है ब्लू शीप, एशियाटिक एलिफेंट, गैंगेटिक डॉल्फिन्स एंड मेनी मोर। आप एग्जांपल्स प्लीज ध्यान रखना। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेयर स्पीसीज की। स्पीसीज विद स्मॉल पॉपुलेशन मे मूव इनटू द एंडेंजर्ड और वल्नरेबल कैटेगरी इफ द नेगेटिव फैक्टर्स अफेक्टिंग देम कंटिन्यू टू हैपन। ये वाली वो तो बेसिकली जिनकी पॉपुलेशन पहले से कम है। ठीक है,
और अगर इनके साथ कुछ भी नेगेटिव इफेक्ट होता रहता है, नेगेटिव चीजें होती रहती है, तो धीरे धीरे करके जो इनकी पॉपुलेशन है ना वो भी खत्म हो जाएंगी। ओके, इनके एग्जाम्पल्स है हिमालयन ब्राउन बेयर, ठीक है, वाइल्ड एशियाटिक बफेलो, डेजर्ट फॉक्स और हॉर्नबिल। ये सब वो स्पीसीज है जिनकी पॉपुलेशन पहले से ही कम है, एंड इसका हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं एंडेमिक स्पीसीज की। ये वो स्पीसीज है जो कि एक पर्टिकुलर एरियाज में ही मिलती है, ठीक है, और जगह नहीं मिल सकती, ठीक है, बिकॉज कुछ स्पीसीज ऐसी होती है ना जो मतलब सिर्फ कोल्ड एरियाज में रह सकती है, या फिर कुछ स्पीसीज ऐसी होती है जो सिर्फ लाइक हॉट एरियाज में रह सकती है। तो ज्योग्राफिकल कंडीशंस की वजह से वो स्पीसीज जो कि सिर्फ लिमिटेड एरिया में मिलती है उन्हें हम कहते हैं एंडेमिक स्पीसीज। इनके एग्जाम्पल्स है अंडमान टील, ठीक है, नाइकोबर पिजन, अंडमान वाइल्ड पिग इन अरुणाचल प्रदेश। ये सब उनके एग्जाम्पल्स है जो कि बहुत ज्यादा रेयर एरियाज में मिलती है, और इन्हें हम किस कैटेगरी में रखते हैं, एंडेमिक स्पीसीज की कैटेगरी में। अब हम बात करते हैं एक्सटिंक्ट स्पीसीज की कैटेगरी में। ये वो स्पीसीज है जो कि बिल्कुल वो एनिमल्स जो कि बिल्कुल अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और कहीं नहीं मिल सकते, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं एक्सटिंक्ट स्पीसीज, ठीक है। और देयर आर चांसेस कि कहीं किसी लाइक बहुत लिमिटेड एरिया में बहुत रेयर चांसेस है कि वो स्पीसीज अब भी मिल जाए, बट चांसेस आर वेरी रेयर, ठीक है। A species may be extinct from a local area, region, country or the entire earth. Examples of these species are Asiatic cheetah, pink head duck, ये सब examples है extinct rare species के। A case study on Asiatic cheetah। अब हम एक case study पढ़ते हैं Asiatic cheetah के ऊपर। The world's fastest land mammal, the cheetah is a member of the cat family and can move at the speed of 112 km per hour, ठीक है, ये किसी स्पीड से भाग सकते हैं 112 km per hour की स्पीड से। It has the long tail, drop shape lines on the each side on the nose from the corner of its eyes to its mouth। अब इसकी जो लाइक स्ट्रक्चर कैसा बताया गया है कि इसकी ना एक लॉन्ग पूंछ है, ठीक है, लाइक लॉन्ग टीयर ड्रॉप शेप्ड लाइंस है, ठीक है, यहाँ से मतलब एक लाइन जा रही है, टीयर ऐसा लगता है जैसे आंसू आ रहे हैं, और फिर वो लाइन कहाँ तक जा रही है, इसके नोज तक, ठीक है, फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ इट्स आइज टू इट्स माउथ, और कहाँ तक जा रही है, इसके मुंह तक जा रही है वो लाइन। Prior to the 20th century, cheetahs were widely distributed throughout Africa and Asia। 20th century के टाइम पर चीता जो थे हमें एशिया और अफ्रीका में काफी ज्यादा देखने को मिले। टुडे द एशियन चीता इज नियरली एक्सटिंक्ट ड्यू टू इट्स डिक्लाइन ऑफ द अवेलेबल हैबिटेट एंड प्रे। अब जो एशियन चीता है ना वो उसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि मे बी देर आर चांसेस उसे वैसा एनवायरमेंट नहीं मिला रहने को जिस हैबिटेट में वो रहते हैं, या फिर जो इनका प्रे था, जो इनका ग्रुप था, वो धीरे धीरे खत्म होता गया। तो इस वजह से अभी जो एशियाटिक चीता है उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा रेयर है। द स्पीसीज वॉज डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन इंडिया लॉन्ग बैक इन 1952। और ये वाली जो एनिमल्स की स्पीसीज है ये 1952 में ही इंडिया में एक्सटिंक्ट कैटेगरी में आ चुकी थी, ठीक है, काफी टाइम पहले ये इंडिया से एक्सटिंक्ट हो चुकी है। अब हम बात करते हैं डिप्लेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। अब ये जो फ्लोरा और फौना है इनका डिप्लेशन क्यों हो रहा है, क्यों देखने को मिल रहा है हमें? वी हैव ट्रांसफॉर्म नेचुरली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली as most of our needs are fulfilled through forest and wildlife। देखो हमने अपनी सोसाइटी और नेचर को ट्रांसफॉर्म करा है की वजह से, ठीक है, अब चाहे वो डायरेक्टली करा हो या इनडायरेक्टली करा हो, अब किसकी वजह से करा है? सब नेचर फॉरेस्ट की वजह से ही। तो अब यही चीज हमें इसी में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, जो फॉरेस्ट की कंडीशन है या फिर जो एनिमल्स की कंडीशन है उसमें काफी ज्यादा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। क्यों? किसकी वजह से? सबसे पहले फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। हम लोग जो फॉरेस्ट का यूज है वो किस में करते हैं? वुड बनाने के लिए करते हैं, लीव्स और बार्क का यूज भी करते हैं किसी ना किसी चीज के लिए, रबर बनाने के लिए, फ्यूल, मेडिसिन, फूड एंड फूडर, इन सब के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं हम? फॉरेस्ट का ही तो करते हैं। कॉलोनियल पॉलिसीज, अब जो ब्रिटिशर्स के टाइम पर जो पॉलिसीज थी उनकी अगर हम बात करें तो ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड देयर वाज अ लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। उस समय ना काफी ज्यादा फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन हुआ था। एक्सपेंशन ऑफ द रेलवेज, जो रेलवेज को एक्सपेंड किया जा रहा था, एग्रीकल्चर को एक्सपेंड किया जा रहा था, साथ ही साथ जो कमर्शियल और साइंटिफिक फॉरेस्ट्री है वो सब बनाई जा रही थी, साथ ही साथ माइनिंग एक्टिविटीज भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही थी। तो इसका असर क्या हुआ, इसके कॉन्सिक्वेंस क्या निकल कर आए कि जो फॉरेस्ट था और जो वाइल्ड लाइफ थी उस पर सबसे ज्यादा असर हमें देखने को मिला। एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चर में कैसे एक्सपेंशन हमें देखने को मिला इंडिपेंडेंस के बाद। After independence, there was a large-scale expansion in cultivation, which led to the depletion in forest। इंडिपेंडेंस के बाद ना हमें सबसे ज्यादा लाइक फॉरेस्ट में डिप्लेशन देखने को मिला। इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल इंडिया फॉरेस्ट हैव बीन डिस्ट्रॉयड ड्यू टू शिफ्टिंग कल्टीवेशन। और नॉर्थ इंडिया के जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वहां पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन की वजह से जो भी फॉरेस्ट था उसमें काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन देखने को हम लोगों को मिलती है।
अब अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की मतलब लाइक जो प्रोजेक्ट बनाए गए फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को डेवलप करने के लिए, construction of multi-purpose project like Narmada Sagar have also led to a great loss to biodiversity. एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बनाया गया था नर्मदा सागर के लिए, जिसकी वजह से काफी ज्यादा हमें लाइक डिस्ट्रक्शन ही देखने को मिला. देन माइनिंग एक्टिविटीज की बात करते हैं. द बुक्सा टाइगर रिजर्व इन द वेस्ट बंगाल इज सीरियसली थ्रेटेंड बाय द ongoing dolomite mining. It has distributed the natural habitat एंड माइग्रेशन ऑफ मैनी स्पीसीज. अब जो माइनिंग एक्टिविटीज थी उसकी वजह से भी कई सारा हमें नुकसान देखने को मिला कि कैसे जो नेचुरल हैबिटेट में जो एनिमल रह रहे थे ना उनके घर उजाड़ दिए गए, साथ ही साथ जो फॉरेस्ट था वो भी क्लीन कर दिया गया. ठीक है, तो अब एनिमल जाएंगे कहाँ जब उनका कल्चर लाइक जो उनकी रहने की जगह है वही हम लोग छीन लेंगे. तो ऑब्वियस सी बात है जो एनिमल्स है वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होते चले जाएंगे. Grazing and gathering. Many foresters and environmentalists think that the greatest degrading factors behind the depletion of forest resources are grazing and fuel wood collection. कई सारे फॉरेस्टर्स और environmentalists ये बिलीव करते हैं कि ग्रेजिंग की वजह से यानी कि चढ़ने की वजह से साथ ही साथ ये भी गैदरिंग की एक्टिविटीज है कि हम लोग मतलब एक जगह जाके रहने लग जाते हैं ना फॉरेस्ट में, तो उसकी वजह से हमें डिप्लेशन देखने को मिल रहा है फॉरेस्ट में, क्योंकि हम लोग पेड़ काटते हैं और वहां पे अपना घर स्टैब्लिश करने का सोचते हैं. तो इस वजह से जो फॉरेस्ट है वो धीरे धीरे हमें खत्म होता हुआ दिखता है. अब हम बात करते हैं हिमालयन यू की. एक केस स्टडी पढ़ते हैं हम इसमें. हिमालयन यू इज अ मेडिसिनल प्लांट इन वेरियस पार्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश. ये जो हिमालयन यू है ना ये एक प्लांट है और ये कहाँ मिलता है हिमाचल प्रदेश में और अरुणाचल प्रदेश के कई पार्ट्स में. अ केमिकल कंपाउंड कॉल्ड टैक्सोल is extracted from this tree and it has been successfully used to treat some cancers. इस प्लांट में से कुछ एक यू कैन से एक कंपाउंड हमें एक्सट्रैक्ट करने को मिलता है. उस कंपाउंड का नाम है टैक्सोल. सो बेसिकली टैक्सोल का क्या काम होता है कि ये ना कैंसर्स को ट्रीट करता है. कुछ कैंसर्स को ट्रीट करने में इस कंपाउंड ने मदद करी है. ठीक है, और ये इस पेड़ से मिलता है. इस पेड़ का नाम है हिमालयन व्यू. द ड्रग इज नाउ द बिगेस्ट सेलिंग एंटी कैंसर ड्रग इन द वर्ल्ड. द स्पीसीज इज अंडर ग्रेट थ्रेट ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉइटेशन. स्पीसीज है ना ये काफी ज्यादा पैसों में बेची जा रही है अर्थ पर. ठीक है, क्योंकि ये ऑब्वियसली बात है कैंसर को ट्रीट करती है. सो इसकी जो रीच है वो काफी ज्यादा बढ़ रही है. अब क्योंकि हम इसका ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, ठीक है, इसका बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इस वाले मिनरल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इस वजह से जो ये वाली स्पीसीज है वो काफी ज्यादा खतरे में आ चुकी है. Other important causes for environmental destruction are unequal access, inequitable consumptions of resources and differential sharing of responsibility. और कई सारे एस्पेक्ट जो है जो कि environmental destruction के लिए काम करते हैं वो ये है कि एक तो resources इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. ठीक है, तो कुछ लोग तो रिसोर्सेज का बहुत ज्यादा यूज करते हैं और कुछ बिल्कुल भी नहीं कर पाते. साथ ही साथ जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो कोई नहीं लेता. ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं समझता कि हमें इन्वायरमेंट को बचाना चाहिए, तो जिसकी वजह से इन्वायरमेंट और खतरे में आ रहा है. Overpopulation in third world countries is often cited as a cause of environmental degradation. Overpopulation की वजह से भी जो environment है वो degrade होता हुआ दिख रहा है हमें. The richest 5% of Indian society cause more damage than the poorest 25% because of the amount of resources they consume. अभी मैंने आपको बताया कि अमीर जो है उनके पास बहुत ज्यादा एक्सेस है रिसोर्सेज का और गरीब के पास जरा भी नहीं है. तो हमारे अगर इंडिया की बात करी जाए तो अगर इंडिया में 5% जो रईस लोग हैं ना वो इतना ज्यादा डैमेज कर देते हैं रिसोर्सेज को, इतना तो 25% अगर पुअर लोग को भी लिया जाए ना वो भी नहीं कर पाते. ठीक है, अब ये क्यों होता है कि जो रिसोर्सेज की कंजप्शन है ना रीचर में वो बहुत ज्यादा होती है. वो लाइक आग बंद करके रिसोर्सेज का यूज करते हैं और पुअर कर ही नहीं पाते. दैट्स वाई हमें ये डिफरेंस देखने को मिलता है. ओके, losses in biodiversity have marginalized and impoverished many local and other forest dependent communities. कई सारी बायोडाइवर्सिटी की लॉस की वजह से जितने भी जो गरीब लोग हैं ना उन्हें काफी ज्यादा दिक्कतें झेलने को मिली है. ठीक है, these people depend on various components of the forest and wildlife for. कई सारे लोग होते हैं जो कि फॉरेस्ट पर ही डिपेंडेंट रहते हैं. ठीक है, क्यों डिपेंड रहते हैं वो, क्योंकि फॉरेस्ट से उन्हें फूड मिलता है, फॉरेस्ट से उन्हें मेडिसिन मिलती है और साथ ही साथ वो उनके कल्चर में भी आते हैं. ठीक है, अब गरीब लोगों को तो ये सब चीजें झेलनी पड़ती है ना, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी धीरे धीरे लॉस होती जा रही है. तो द पुअर हैव टू पे द प्राइसेस फॉर दैट थिंग. इम्पैक्ट ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड वुमेन. अगर हम वुमेन की बात करें कि वुमेन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है बायोडाइवर्सिटी कम होने से, तो बेसिकली विद इन द पुअर women are affected more than men, as in many ways women have the responsibility of fuel, food, water and other essentials. कई सारे केसेस में जो गरीब औरत होती है, अगर गरीब फैमिली की हम बात करें
तो उसमें जो गरीब औरत होती है बेसिकली उस पर ज्यादा इफेक्ट पड़ता है इस चीज का, क्यों? क्योंकि उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है घर में खाना बनाने की, घर में पानी लाने की। तो इस सब के लिए वुमेन को जो है ना वो काफी ज्यादा दूर तक चल के जाना पड़ता है और काफी ज्यादा दूर से पानी लाते हैं वो, ठीक है। जिसकी वजह से दिस कॉजेज हेल्थ प्रॉब्लम्स फॉर वुमेन एंड नेग्लिजेंस ऑफ होम एंड चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ इंक्रीज वर्किंग आवर्स। अब क्योंकि उन्हें काफी ज्यादा दूर तक मिट्टी लाना, लाइक पेड़ जो चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां होती है वो लानी पड़ती है, साथ ही साथ पानी भर के लाना पड़ता है। तो इसकी वजह से एक तो उनकी हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ता है, साथ ही साथ वो अपने बच्चों को भी ज्यादा टाइम नहीं दे पाती क्योंकि उनका आधा दिन तो काम काम में निकल जाता है। ओके, तो बायोडाइवर्सिटी के लॉस की वजह से वुमेन पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अब हम बात करते हैं हाँ, loss of biological diversity also leads to drought and flood because of which the poor suffer the most। मैंने आपको बताया कि पुअर को ही सबसे ज्यादा सफर करना पड़ता है, जो गरीब लोग होते हैं वो ही बहुत ज्यादा सफर करते हैं, ठीक है। अब as mainly they depend on farming, calamities like drought and floods bring the more hardship or and poverty to them। अब क्योंकि गरीब लोग मोस्टली फार्मिंग पे ही डिपेंड रहते हैं, तो अगर कोई भी नेचुरल कैलेमिटी हो जाए या फिर कोई भी प्रवृत्ति कोई भी नुकसान हो जाए लाइक नेचर की वजह से, ठीक है, लाइक सूखा पड़ जाए या फिर बाढ़ आ जाए, तो इसकी वजह से किससे सबसे ज्यादा नुकसान झेलने को पड़ते हैं? एक गरीब लोग को, ठीक है। पॉवर्टी इन दीज केसेस इज डायरेक्ट आउटकम ऑफ द इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन। और इस केस में जो गरीब है उन्हीं को सबसे ज्यादा इन्वायरमेंट डिस्ट्रक्शन का जो रिजल्ट है ना वो फेस करना पड़ता है, ठीक है। तो बेसिकली इसके नुकसान कौन झेलते हैं? जो पुअर पीपल होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना। अब हम फ्लोरा और फोना को कंजर्व कैसे कर सकते हैं? जो डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट है ना हमारी कंट्री में, हमारे वर्ल्ड में, उसे हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं? एज द फ्लोरा एंड फोना इन आर एनवायरमेंट आर डिप्लीटिंग इन नेचर, कंजर्वेशन हैज बिकम असेंशियल। अब क्योंकि हमारे नेचर में जो फ्लोरा और फोना है वो बहुत ज्यादा कम होते जा रहे हैं, तो हमें लाइक जो नेचर है ना उसे कंजर्वेशन करने के बारे में सोचना चाहिए और करना भी चाहिए। Conservation helps to preserve the ecological diversity and our life support system like water, air and soil। Conservation जो है वो basically ecological diversity को preserve करती है और water, air and soil को भी बचाती है, ठीक है। It also preserves the diverse plants and animals for their better growth of and breeding। ये कई सारे प्लांट्स और एनिमल्स को भी बचाती है ताकि उनकी ग्रोथ अच्छी तरह हो पाए और वो डेवलप अच्छी तरह हो सके। The Indian Wildlife Protection Act was implemented in 1972 by the Parliament of India to protect the plants and species। जो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है ना वो इम्प्लीमेंट करी गई थी 1972 में इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है। क्यों इम्प्लीमेंट करी गई थी? ताकि प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीसीज को वो प्रोटेक्ट कर सके। इसकी मेन एम क्या थी? कि वो प्रोटेक्ट करे किसे? रिमेनिंग पॉपुलेशन को, जितनी भी लाइक एनिमल्स की रिमेनिंग पॉपुलेशन अब बची है ना, एंडेंजर्ड कैटेगरी में जो स्पीसीज आती है उन सबको बचा कर रखे और ट्राई करे कि ये ब्रीड करके और ज्यादा इनकी पॉपुलेशन बढ़ाई जा सके, ठीक है। बैनिंग हंटिंग, एक तो हंटिंग का बैन लगा दिया गया है। प्रोटेक्टिंग लीगल प्रोटेक्शन टू देयर हैबिटेट्स, जहाँ पे वो एनिमल्स रहते हैं वहां पे कोई इंसान ना जाए, ठीक है, ताकि वो अपने हैबिटेट में कंटिन्यूसली रह सके और खुल के जी सके, ठीक है। रिस्ट्रिक्टिंग ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ, जो भी ट्रेड चलता है ना ये वाइल्ड लाइफ में कि हमने इस एनिमल को इधर बेच दिया, इस एनिमल को उधर बेच दिया, सो वो वाला जो ट्रेड है वो बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। इस वजह से क्या होगा? जितने भी एंडेंजर्ड स्पीसीज के एनिमल्स है ना वो सेफ रह सकेंगे और साथ ही साथ इनकी जो पॉपुलेशन है वो मेंटेन कर सकेंगे हम लोग। अदर इनिशिएटिव्स टेकन बाय द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट आर, अब हम पढ़ते हैं और कौन कौन से स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए हैं। एक तो नेशनल पार्क 104, कान्हा नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश, काजीरंगा नेशनल पार्क इन असम। कई सारे नेशनल पार्क बना दिए गए जहाँ पे एनिमल्स की जो स्पीसीज है वो लाइक रह सके, ठीक है। जैसे कि कान्हा नेशनल पार्क बनाया गया मध्य प्रदेश में और काजीरंगा नेशनल पार्क असम में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्रिएट करी गई जहाँ पे लाइक दोबारा से वही चीज कि मतलब एनिमल्स जो है वो प्रोटेक्ट रह सके और सेफ रह सके। भादरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? कर्नाटका में है। और चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन केरला, ठीक है। ये सब भी इसीलिए है ताकि जो एनिमल्स है वो सेफ रह सके। The central government implemented several projects for protecting specific animals which were severely threatened by like the tiger, वन हॉर्न राइनोसोरस, ठीक है। अब देखो सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उन्होंने कई सारे स्टेप्स लिए हैं और कई सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं कौन कौन से एनिमल्स को बचाने के लिए, जितने भी एनिमल्स इंडेंजर्ड है लाइक खतरे की कगार पर है, ठीक है। कौन कौन से एनिमल्स? लाइक टाइगर हो गया, वन हॉर्न राइनोसोरस हो गया, कश्मीर स्टैग हो गया, फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल और घड़ियाल और एशियाटिक लोयन, ठीक है। इन सबको बचाने के लिए कई सारे स्टेप्स किसने लिए हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट ने।
Most recently, the following animals were given full or potential or partial legal protection against hunting and trade throughout the India. कुछ एनिमल्स ऐसे थे जिनके ऊपर जो ट्रेड वाला सिस्टम था ना वो बिल्कुल बैन हो गया कि हाँ इन एनिमल्स को कोई ट्रेड नहीं होगा, साथ ही साथ इन एनिमल्स की कोई हंटिंग नहीं कर सकता. कौन कौन से एनिमल्स? इंडियन एलिफेंट, ब्लैक बक, इंडियन बस्टर्ड और स्नो लेपर्ड. ठीक है, इन एनिमल्स को एकदम प्रोटेक्ट कर दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा. In 1973, the tiger population had reduced to 1,827 from an estimated 55,000. 1973 में जो टाइगर की पॉपुलेशन थी ना वो 1,827 बची थी. कब से कहाँ से लेकर? 55,000 की तादाद से लेकर. ठीक है, देख सकते हो आप कितना ज्यादा लॉस हमने देखा टाइगर की पॉपुलेशन में. द मेजर थ्रेट्स टू टाइगर पॉपुलेशन आर एज फॉलोज. अब क्या थ्रेट से क्या खतरे थे टाइगर की पॉपुलेशन में के खत्म होने के? बेसिकली पोचिंग फॉर ट्रेड, कि हमने उसे मार दिया, एक टाइगर को हमने मार दिया ताकि उसका ट्रेड कर सके हम. ठीक है, साथ ही साथ श्रिंकिंग हैबिटेट, उनकी जो जगह थी वो उनका जो यहाँ पे वो रह रहे थे वो पेड़ काट दिए. ठीक है, जगह रहने लायक ही नहीं बची अब उनके. साथ ही साथ डिप्लेशन ऑफ प्रे, कि मतलब हाँ ये आपस में अगर एक टाइगर दूसरे टाइगर को मार दे तो ये भी एक रीजन रहा है टाइगर की पॉपुलेशन में. साथ ही साथ ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन, जैसे जैसे ह्यूमन की पॉपुलेशन बढ़ी उसकी वजह से जो फॉरेस्ट एरिया था वो डिप्लेट होता चला गया, तो इस वजह से जो टाइगर की पॉपुलेशन थी वो भी डिग्रेड होती चली गई. The Project Tiger campaign was launched in 1973 by the government of India to control the decreasing population of the species. 1973 में एक प्रोजेक्ट पास किया गया जिसका नाम था प्रोजेक्ट टाइगर. उसमें यही एम था कि हम प्रोजेक्ट जो टाइगर्स है उसकी पॉपुलेशन को मेंटेन करेंगे और वापस से रिकवर करेंगे. जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वाज द फर्स्ट वन टू इम्प्लीमेंट प्रोजेक्ट टाइगर कैंपेन. जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में सबसे पहले जो टाइगर की पॉपुलेशन थी या फिर जो प्रोजेक्ट टाइगर था उसे एस्टिमेट करा गया या फिर उसे लागू करा गया. ठीक है, टाइगर रिजर्व्स, इंडिया में 50 टाइगर रिजर्व्स है. मानस टाइगर रिजर्व्स हो गया असम में, पेरियार टाइगर रिजर्व हो गया केरला में, नामेरी टाइगर रिजर्व हो गया असम में. ठीक है, ये मेन 3 आप याद करके जाना, आ सकता है ये आपके पेपर में. Next, the Wildlife Act of 1980 and 1986 have added several hundred butterflies, moths, beetles and one dragonfly to the protected species list. कई सारी जो स्मॉल प्लांट्स, स्मॉल एनिमल्स होते हैं ना या फिर इंसेक्ट्स वी कैन से, उन्हें भी प्रोटेक्ट करा गया है. किसके द्वारा? वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1980 के थ्रू. ठीक है, in 1991 for the first time plants were also added to the list starting with the 6 species. 1991 से कई सारे प्लांट्स को भी हम लोगों ने प्रोटेक्ट करना शुरू करा. ठीक है, अब उसमें बेसिक से प्लांट्स से वी विल जो भी एंडेंजर्ड या फिर एक्सटिंक्ट की कैटेगरी में प्लांट्स आ रहे थे ना उनका कंजर्वेशन हमने स्टार्ट करा 1991 के टाइम पर. अब हम पढ़ते हैं कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन. फॉरेस्ट आर ऑल्सो होम टू सम ऑफ द ट्रेडिशनल कम्युनिटीज ऑफ इंडिया. कई सारी कम्युनिटीज ऐसी है जो कि फॉरेस्ट में रहती है. ठीक है, तो फॉरेस्ट ही उन लोगों का घर होते हैं. Local communities are trying their best efforts along with the government officials to conserve these habitats and secure their livelihood. कई सारी जो local communities है वो भी गवर्नमेंट का साथ दे रही है फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए. ठीक है, इन सारिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान विलेजर्स हैव फॉट अगेंस्ट माइनिंग एक्टिविटीज बाय स्पेसिफाइंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. सारिस्का टाइगर रिजर्व जो है राजस्थान में विलेजर्स जो है ना उसमें माइनिंग के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि मतलब जो आप माइनिंग कर रहे हो ना इसकी वजह से जो वाइल्ड लाइफ पे नुकसान जा रहा है वो भी काफी ज्यादा बढ़ रहा है. ठीक है, तो आप माइनिंग को कम करो. ठीक है, The residents of 5 villages in the Alwar district of Rajasthan have declared 1,200 hectares of forest as the भैरोदेव दाकाव सेंचुरी. जो अलवर डिस्ट्रिक्ट के कुछ रेजिडेंट्स हैं 5 गांव के जो रेजिडेंट है ना उन्होंने ये कहा कि 1,200 के एरिया को 1,200 के एरिया को फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया और उसका नाम क्या रखा? भैरोदेव दाकाव सेंचुरी. ठीक है, They declared their own set of rules and regulations which did not allow hunting and protect the wildlife against any outsiders. जिसमें इन्होंने खुद अपना रूल बनाया उस एरिया में कि यहाँ पे किसी भी एनिमल की हंटिंग नहीं होगी, साथ ही साथ जितने भी वाइल्ड लाइफ है उन्हें बचाया जाएगा आउटसाइडर्स से. ठीक है, कि कोई भी आउटसाइडर आकर उन वाइल्ड लाइफ को हंट नहीं कर सकता, ना ही नुकसान पहुंचा सकता. अब हम पढ़ते हैं सेक्रेड ग्रुप्स एंड चिपको मूवमेंट. सेक्रेड ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे और चिपको मूवमेंट के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे. द ट्राइबल्स ऑफ फॉरेस्ट कम्युनिटीज बिलीव इन द नेचुरल वर्शिपिंग एंड प्रोटेक्शन. जो भी ट्राइबल्स रहती थी ना फॉरेस्ट में वो ये मानती थी कि जो उनके भगवान है वो फॉरेस्ट ही है. ठीक है, फॉरेस्ट में ही रहना, उनकी पूजा करनी है. सच बिलीव्स टू प्रिजर्व फॉरेस्ट आर इन इट्स अनटच्ड फॉर्म आर कॉल्ड सेक्रेड ग्रुप्स. जो भी इंसान जो जिस भी पेड़ की पूजा करते थे ना उन जो
पेड़ थे उनको हम सेक्रेड ग्रुप्स कहते थे, ठीक है। अब द फॉरेस्ट ऑफ गॉड्स एंड गॉडेस, उसी को हम, और लाइक फॉरेस्ट, जिस भी पेड़ की हम पूजा कर रहे हैं ना उसे हम भगवान मान लेते थे, ठीक है। कंसिडर्ड पीपल तुलसी बनियान ट्रीज टू बी सेक्रेड, कुछ लोग तुलसी के पेड़ को, पीपल के पेड़ को और बनियान के पेड़ को क्या मानते थे, लाइक भगवान मानते थे और उन्हीं की पूजा करते थे, ठीक है। शुद्ध पेड़ माना जाता था उन्हें। द मुंडास एंड द संथाल ऑफ छोटा नागपुर रीजन वर्शिप महुआ एंड कदम्बा ट्रीज, जो मुंडास प्रजाति थी और जो संथाल प्रजाति थी नागपुर रीजन की, वो किसकी पूजा करती थी, महुआ और कदम्बा पेड़ की। द ट्राइबल्स ऑफ ओडिशा एंड बिहार वर्शिप द तारामिंद एंड मैंगो ट्रीज ड्यूरिंग द वेडिंग्स, जो ट्राइबल्स, जो ओडिशा की ट्राइब के लोग थे वो किसकी पूजा करते थे, तारामिंद और मैंगो ट्रीज की, किस टाइम पर, किसी भी शादी के टाइम पर, ठीक है। लाइक पूजा जाता था इन पेड़ों को। Sacred qualities are often attached to springs, mountain peaks, plants and animals. कई सारी क्वालिटीज इनके साथ अटैच कर दी जाती थी, ठीक है। लाइक माउंटेन पीक्स हो गया, प्लांट्स हो गया, और उसके बाद इन्हें पूजा जाता था। ट्रूप्स ऑफ मकाउस एंड लंगूर्स आर फाउंड अराउंड मेनी टेम्पल्स, दे आर फेड डेली एंड ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ टेम्पल डिवोटी। कई सारे जो भी ट्रीज है ना उनके आसपास मकाउस का या फिर लंगूर के कई सारे ग्रुप मिलते थे और इनको भी पूजा जाता था, लाइक इनको भी खाना दिया जाता था, क्योंकि इन्हें क्या माना जाता था, ये ऐसा माना जाता था कि ये भक्त है इन पेड़ों के, ठीक है। तो इनको भी पूजा जाता था, साथ ही साथ इन्हें फीड भी किया जाता था। इन एंड अराउंड बिश्नोई विलेजेस इन herds of blackwork, नीलगाय एंड पिकॉक्स कैन बी सीन एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। बिश्नोई, जो बिश्नोई गांव है राजस्थान में, वहां पे कई सारे हमें एक ग्रुप मिल जाएगा ब्लैक बक का, नीलगाय का और पिकॉक्स का, ठीक है। और उन्हें भी कम्युनिटी का पार्ट माना जाता है, साथ ही साथ उनकी भी प्रोटेक्शन के लिए काम किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं चिपको मूवमेंट की, ठीक है। चिपको मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय सुंदरलाल बहुगुणा in the forest of present days regions of उत्तराखंड around 1970। सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको मूवमेंट स्टार्ट करा था और ये कहाँ के रहने वाले थे, उत्तराखंड के, ठीक है। और 1970 में इन्होंने ये चिपको आंदोलन शुरू करा था। द मेन एम ऑफ दिस मूवमेंट वाज टू प्रोटेक्ट द ट्रीज ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम कटिंग डाउन और डिफॉरेस्टेशन। इस प्रोजेक्ट की मेन एम क्या थी कि ये पेड़ को प्रोटेक्ट करे, ठीक है, और फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करे कटिंग डाउन होने से, यानी कि कटने से, बेसिकली डिफॉरेस्टेशन को खत्म करे। बीज बचाओ आंदोलन एंड जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। अब हम दो टॉपिक्स और पढ़ेंगे, बीज बचाओ आंदोलन और जॉइंट फॉरेस्ट मूवमेंट। द बीज बचाओ मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन तहरी गढ़वाल टू कंजर्व एंड प्रमोट लोकल सीड्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स प्रैक्टिस। ये बेसिकली जो बीज बचाओ मूवमेंट था ये स्टार्ट हुआ था तहरी गढ़वाल में, और उसमें ये था कि जितने भी जो लोकल सीड्स है ना उन्हें किस तरह कंजर्व करा जा सकता है और उन्हें किस तरह प्रमोट करा जा सकता है, ठीक है। द लीडर विजय झाड़धारी, who was a farmer and socio-activist, realized that modern agriculture was destroying traditional farming। जो विजय झाड़धारी थे, इन्होंने क्या देखा कि आज के टाइम पर जो लोकल सीड्स है ना उनकी कोई वैल्यू नहीं कर रहा, साथ ही साथ उनकी जो वैल्यू है वो खत्म होती जा रही है। तो क्योंकि अब ये सोशियो एक्टिविस्ट थे तो इन्होंने इसके खिलाफ आवाज निकाली, आवाज उठाई और बीज बचाओ आंदोलन शुरू करा। नवंद्या मीन्स 9 सीड्स एंड द फाउंडर इज वंदना शिवा। नवदन्या का मतलब होता है 9 सीड्स, ठीक है, और इसके फाउंडर कौन है, वंदना शिवा। इट इज नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विच प्रमोट्स बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ये बेसिकली एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एनजीओ है, और इसका एम क्या है, इसका एम है कि ये बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करे, साथ ही साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग को स्टार्ट करे और राइट्स ऑफ फार्मर्स और प्रोसेस ऑफ सीड सेविंग्स, मतलब इन सब के लिए आवाज उठाई थी किसने, वंदना शिवा ने। अब हम बात करते हैं जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की। ये जो प्रोग्राम है ये इन्वॉल्व करता है लोकल कम्युनिटीज इन द मैनेजमेंट एंड रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडिंग फॉरेस्ट। इसमें बेसिकली वो कम्युनिटीज है जो कि काम करते हैं किसमें, फॉरेस्ट को मैनेज करने के लिए और फॉरेस्ट को लाइक रिस्टोर करने के लिए। द प्रोग्राम हैज बिगन इन सिंस 1988 विद ओडिशा पासिंग द फर्स्ट रेजोल्यूशन फॉर JFF। इस प्रोग्राम में बेसिकली ये प्रोग्राम शुरू हुआ था 1988 के टाइम पर और ओडिशा में स्टार्ट हुआ था ये, और इसका फर्स्ट रिजोल्यूशन क्या था कि मतलब पेड़ को कैसे बचाया जाए, जंगल को वापस कैसे रिस्टोर करा जाए। अंडर JFM लोकल इंस्टीट्यूशंस अंडरटेक प्रोटेक्शन फॉर डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड्स विच आर मैनेज बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। इसमें बेसिकली जो भी लोकल इंस्टीट्यूशंस थे ना जो कि लाइक डिग्रेडेड फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करते थे, उन्होंने क्या करा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि हम अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन देंगे कि कहाँ कहाँ की जो फॉरेस्ट है वो डिग्रेड हो रहे हैं और कहाँ कहाँ की फॉरेस्ट की जो कंडीशन है वो बेकार होती जा रही है, ताकि हम मिलकर एक स्टेप ले सके फॉरेस्ट को लाइक बेटर करने के लिए और
डिप्लेशन हो रही है ना, उसे रीस्टोर करने के लिए। इन रिटर्न द मेंबर्स ऑफ दीज कम्युनिटीज आर एंटाइटल्ड टू इंटरमीडिएटरी बेनिफिट्स, और उसके साथ साथ जो भी ये लोग इसमें काम करते थे ना, उन्हें कुछ ना कुछ रिटर्न में दिया जाता था, ठीक है। बेनिफिट्स लाइक शेयर ऑफ नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। अब उन्हें कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते थे? इन्हें नॉन टिम्बर जो प्रोडक्ट होते थे ना, वो सारे दिए जाते थे, साथ ही साथ एंड अ शेयर इन द टिम्बर हार्वेस्टेड बाय सक्सेसफुल प्रोटेक्शन। अब जो भी टिम्बर बचाया है इन्होंने, उसके साथ उनका शेयर भी दिया जाता था, लाइक कहीं ना कहीं जो भी इन्होंने सेव करा है प्लांट्स में या ट्रीज में, तो उसका जो शेयर है वो किसे मिलता था? जो भी इंसान जो एफएम का पार्ट है, ठीक है। आई होप अब आपको ये पूरा चैप्टर क्लियर होगा कि कैसे हम वाइल्ड लाइफ को और फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं। So that's all for the chapter. See you in the next lecture. Thank you.